Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss next 2 or 3 topics. First topic is integration of princely states. Second, the problem that was faced by the government during this process. Third, government's approach. And after that we shall discuss the process of the integration of Hyderabad, Manipur, Goa and Puducherry. So let us start our first topic, integration of princely states. British India was divided into what were called the British Indian provinces and princely states. जो ब्रिटिश इंडिया था ये डिवाइड हो चुका था, जिसको हम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट कहते हैं. द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे वो तो डायरेक्टली अंडर थे ही गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के. बट ऑन द अदर हैंड जो सेवरल लार्ज और स्मॉल स्टेट्स थी रूल्ड बाय प्रिंसेस, दीज आर कॉल्ड प्रिंसली स्टेट्स, enjoyed some form of control over their internal affair, means matters, as long as they accepted British supremacy. क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो प्रिंसली स्टेट्स थी इन्होंने ब्रिटिश डोमिनेंस को एक्सेप्ट कर रखा था एज ए सुपरमेसी. सो दिस वाज कॉल्ड पैरामाउंटेंसी, मीन्स टू एक्सेप्ट एनी पावर as a supremacy. This was called the paramountcy of British Crown, and princely states covered 1/3 of the land area of British Indian Empire. जो 1/3 हिस्सा था ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का वो प्रिंसली स्टेट्स ने ही कवर कर रखा था. एंड 1 out of 4 इंडियंस, 4 में से जो 1 इंडियंस है, लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल. 4 में अगर 4 इंडियंस को काउंट इकट्ठा करते हैं तो उनमें से एक था ना, चारों में से एक वो क्या था, किसी न किसी प्रिंसली स्टेट के अंडर था. नाउ सेकंड पॉइंट, द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम. व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से बिल्कुल थोड़ा सा पहले. इट वॉज अनाउंस्ड, इट वॉज डिक्लेयर्ड, ये डिक्लेयर कर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स के द्वारा, दैट विद द एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया, जैसे ही उनका रूल ख़त्म होता है, जैसे उनका डोमिनेंस ख़त्म होता है भारत के अंदर, शासन ख़त्म होता है, पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट्स वुड ऑल्सो लैप्स, इट इज़ ऑल्सो रिड्यूस. कि जो पैरामाउंटेंसी, जो सुपरमेसी है ब्रिटिश क्राउन और प्रिंसली स्टेट्स की, वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी ओवर हो जाएगी. एंड दिस मीन्ट दैट ऑल दीज स्टेट्स एज मैनी एज 565 इन ऑल, जो उस टाइम जो 565 जो स्टेट्स थी, वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट. वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कानूनी रूप से फ्री हो जाएंगी, फ्रीडम मिल जाएगी उनको, लीगली इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगी वो. एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट took the view that all these states were free to join, and they also mentioned this thing कि all these states are free to join either India और पाकिस्तान और remain independent, चाहे वो भारत को ज्वाइन करे, चाहे पाकिस्तान को, चाहे वो हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट रह ले, if they so wished, अगर वो चाहे तो. एंड दिस डिसीज़न वॉज लेफ्ट नॉट टू द पीपल, ये डिसीजन लोगों पर नहीं छोड़ा गया बल्कि बट टू द प्रिंसली रूलर्स के ऊपर छोड़ दिया गया ये, ऑफ दीज स्टेट्स, उन राज्यों के. सो दिस वाज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम, ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम, बिकॉज नोबडी वांट टू सैक्रिफाइस हिज किंगडम, क्योंकि कोई भी प्रिंस ऐसा नहीं था जो राज्य का खुद बलिदान देना चाहता हो. एंड कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड इंडिया, ये बड़ी सीरियस समस्या थी, क्योंकि पहली बात तो ये कि there was no any prince who wanted to sacrifice his kingdom. Second, but this feeling of selfishness was considered as a threat, the very existence of United India. लेकिन एक यूनाइटेड इंडिया के एग्जिस्टेंस के लिए ये बड़ी समस्या थी
द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून, समस्या बड़ी जल्दी स्टार्ट हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले रूलर ऑफ त्रावणकोर अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस करते डिक्लेयर किया क्या, द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस, कि स्टेट ने डिसाइड किया कि हम आज़ाद रहेंगे। वी शैल नॉट एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ एनी, हम किसी का डोमिनेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड वी डोंट वांट टू मर्ज, हम शामिल नहीं होना चाहते इन इंडियन यूनियन, भारतीय संघ के अंदर। आफ्टर दैट द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट, जो हैदराबाद का निज़ाम है उसने भी सेम अनाउंसमेंट कर दी द नेक्स्ट डे। रूलर्स लाइक द नवाब ऑफ भोपाल, जो भोपाल का नवाब था उसने भी ये वर एवर्स मीन्स नॉट इंटरेस्टेड टू जॉइनिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो भी संविधान सभा को ज्वाइन करना नहीं चाहता था। एंड दिस रिस्पॉन्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, ये जो रिस्पॉन्स था प्रिंसली स्टेट्स का, रूलर्स का, ये क्या था, meant that after independence there was a very real possibility that India would get further divided into number of small countries. If the rulers of these state will not agree, then it means it is clear picture of India that India is divided into many small countries, कि ये एक स्पष्ट पिक्चर थी भारत की कि अगर ये नहीं मानेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, पूरा देश हमारा क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। सो द प्रोस्पेक्ट, जो वे ऑफ थिंकिंग था, नजरिया था सोचने का, द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल इन दीज स्टेट्स ऑल्सो लुक्ड ब्लिंक, जो डेमोक्रेसी का जो हमने एक इमेजिनेशन की थी, एक प्रोसेस स्टार्ट की थी, वो यहाँ पे आके फेल हो रही थी। सो दिस वॉज ए स्ट्रेंज सिचुएशन, ये सिचुएशन बहुत ही स्ट्रेंज थी। एंड सिंस इन इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज एम्ड एट यूनिटी, जो हमारी जो इंडियन इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता का मेन उद्देश्य क्या था हमारा, एट यूनिटी, एकता, सेल्फ डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, एज वेल एज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इन मोस्ट ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स गवर्नमेंट्स वर रन इन नॉन डेमोक्रेटिक मैनर, जो स्टेट्स थी ये वाली, जो हमने एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड अबव, हेयर गवर्नमेंट्स वर रन इन नॉन डेमोक्रेटिक मैनर्स, यहाँ पे जो सरकारें चल रही थी वो लोकतांत्रिक नहीं थी। एंड द रूलर्स वर अनविलिंग टू गिव डेमोक्रेटिक राइट्स टू देयर पॉपुलेशन, सो दैट्स वाई, बिकॉज इन दीज स्टेट्स these rulers are playing the role of dictator, but after that if they give freedom, if they establish democracy, then they have to sacrifice their rights। अगर वहाँ पे वो डेमोक्रेसी सेटअप करते तो इट मीन्स उन्हें अपने अधिकार सेक्रीफाई करने पड़ते थे। नाउ गवर्नमेंट अप्रोच, गवर्नमेंट ने क्या तरीका अपनाया, मेथड क्या अपनाया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट टुक फॉर्म मीन्स स्टर्न stance against the possible division of India into small principalities of different sizes। गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया अगेंस्ट दिस पॉसिबिलिटी। द मुस्लिम लीग अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। एंड टुक द व्यू दैट द स्टेट शुड बी फ्री टू अडोप्ट एनी कोर्स दे लाइक, कि स्टेट कोई किसी को ज्वाइन कर सकती है, चाहे वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे, चाहे हिंदुस्तान को करे, चाहे वो आज़ाद रहे। बट सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इंडियाज़ फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ड्यूरिंग दिस क्रूशियल period immediately following independence। He played a very historic role in negotiating with the rulers of the princely states। उसने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, who was known as Iron Man, जिसे लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी, टाइटल दिया गया था, उन्होंने बहुत डोमिनेंट रोल प्ले किया इस चीज़ के अंदर। एंड बट डिप्लोमेटिकली एंड ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ दैम इनटू इंडियन यूनियन, अधिकतर जो स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स थी इनको भारतीय संघ के अंडर ले आए वो अपनी डिप्लोमेसी से एंड इंटेलिजेंसी से। इट मे लुक ईजी, दिखने में आसान लग रहा था, बट इट वॉज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, बहुत मुश्किल टास्क था ये। एंड विच रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशन, इसके लिए क्या चाहिए, स्किलफुल परसुएशन मीन्स इंटेलिजेंसी इज रिक्वायर। बट फॉर इंस्टेंस देयर वर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टूडेज उड़ीसा। अगर आज के उड़ीसा को देखती है तो उस टाइम वहाँ पे 26 छोटी छोटी स्टेट्स थी। एंड इन दिस वे जो सौराष्ट्र रीजन ऑफ
गुजरात हैड 14 बिग स्टेट, जो सौराष्ट्र है रीजन ऑफ गुजरात का, वहाँ पे 14 पहले बड़ी स्टेट्स थी और 119 छोटी स्टेट्स होती थी. न्यूमरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन. So now you can take the example of these two states. After this, it was very difficult task to integrate these states. So the government's approach was guided by the three consideration. उन्होंने 3 चीज़ों को consider किया था. Firstly, the people of most of the princely states clearly wanted to become part of the Indian Union. कि अधिकतर जो प्रिंसेस थे वो क्या थे, प्रिंसेस स्टेट्स के जो रूलर थे वो भारत में शामिल होना, भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे. Secondly, the government was prepared to flexible attitude in giving autonomy to some regions. मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लचीला रुख अपनाया. मतलब कुछ जो स्टेट्स थे उनको ये अधिकार दे दिया कि आप अपना शासन खुद चलाएंगे, लेकिन आप जो इंडियन यूनियन है बट उसको भी एक्सेप्ट करोगे. सो दैट द आइडिया वाज अकोमोडेट plurality and adopt a flexible approach in dealing with the demands of regions. And thirdly, the backdrop of partition, which brought into focus the contest over demarcation of टेरिटरीज़ का फिर से जो बाउंड्रीज़ को क्रिएट करना था. एंड द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ ऑफ द नेशन हैड अज्यूम सुप्रीम इम्पोर्टेंस. जो टेरिटरीज़ थी, बाउंड्रीज़ थी देश की, इसको क्या सुप्रीम इम्पोर्टेंस दी गई. And before 15th August 1947, peaceful negotiation had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of India. अब ना बिफोर 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले शांतिपूर्ण तरीके से डील कर लिया गया और ऑलमोस्ट स्टेट्स को इंडियन यूनियन के अंडर ला दिया गया, उसमें मर्ज कर दिया गया. बट द रूलर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट साइंड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड, उन रूलर्स ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, इसका नाम क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. मीन्स एक्सेशन का मीनिंग क्या होता है, टू द प्रोसेस ऑफ असीड टू जॉइंट, मीन्स किसी चीज़ में शामिल होना. एंड विच मीन दैट दे स्टेट्स एग्री टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. इसका मतलब ये था कि जो स्टेट्स थी ये एग्री थी भारत का हिस्सा बनने के लिए. सो एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट दैन द रेस्ट. कुछ ये 4 ऐसी स्टेट्स थी, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर. द रूलर्स ऑफ द स्टेट्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू परस्यू दैम. उनको बनाना बड़ा मुश्किल था. बट नबडी वॉज इम्पॉसिबल फॉर इंडियन लीडर्स लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल. बट द इशू ऑफ जूनागढ़ was resolved after a plebiscite confirmed people desire to join India. When people were agree, when people gave their permission to join India, then the issue of Junagadh was sought out. Now and next Hyderabad. Now we shall read the process of integration of 4 states like Hyderabad, Manipur and 2 territories, Goa and Pondicherry. Hyderabad, the largest of the princely states, was surrounded entirely by Indian territory. ये मैक्सिमम जो इसका इलाका है वो भारतीय सीमाओं से घिरा हुआ है. एंड जो द सम पार्ट ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टुडे पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. उस टाइम के हैदराबाद के जो कुछ हिस्से वो आज ये बने हुए महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. सो जो रूलर हैं यहाँ के, इट्स रूलर कैरिड द टाइटल, को टाइटल मिला हुआ था निज़ाम, बिकॉज निज़ाम वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन. जो निज़ाम थे संसार के बहुत अमीर लोग होते थे. सो द निज़ाम वांटेड टू इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ हैदराबाद. जो निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद हमेशा के लिए आज़ाद रहे, इंडिपेंडेंट रहे. सो ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट. एक एग्रीमेंट हुआ, मतलब जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वी शुड एक्सटेंड दिस सिचुएशन ओनली फॉर 1 ईयर. मीन्स नेगोशिएशन की गई
but in India in 19 November 1947 for a year while negotiation with the Indian government were going on, neगोशिएशन चल रही थी लेकिन एक साल के लिए उसको कुछ एक्सटेंशन दी गई थी। एंड इन द मीन टाइम, इसी टाइम के दौरान, ए मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम रूल गैदर्ड फोर्स, एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया, एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एक आंदोलन स्टार्ट हुआ हैदराबाद के निज़ाम के अगेंस्ट। एंड द पीजेंट्री, जो फार्मर्स थे इन द तेलंगाना रीजन इन पर्टिकुलर, वो द विक्टिम ऑफ निज़ाम्स ओप्रेसिव, उसकी क्रुएलिटी का शिकार थे जो लोग, रूल एंड रोज अगेंस्ट वो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। एंड वीमेन who had seen the worst of this oppression joined the movement in large, और जो वीमेंस थी उन्होंने भी क्या किया, एक ग्रैंड लेवल पे पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट के अंदर। एंड हैदराबाद टाउन वाज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट एंड द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फोर फ्रंट ऑफ दिस मूवमेंट। जो कम्युनिस्ट थे और हैदराबाद कांग्रेस पार्टी थी वो भी इस मूवमेंट में ही शामिल थी निज़ाम के अगेंस्ट। सो द निज़ाम रिस्पॉन्डेड बाय unleashing a paramilitary force known as रज़ाकार। रज़ाकार ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोगों का समूह था। दे आर फेमस फॉर देयर एट्रोसिटीज़, क्रूएलिटी के लिए फेमस थे। एंड क्रिमिनल नेचर ऑफ रज़ाकार न्यू नो बाउंड्स, उनकी जो क्रूएलिटी का जो लेवल था उसकी कोई सीमा नहीं थी। murdered, maimed, raped and looted, targeting particularly इन नॉन मुस्लिम। इन्होंने क्या किया, लोगों को मर्डर कर दिए, रेप किए, लूट मार की, मतलब जो नॉन मुस्लिम थे उनको ज़्यादा इन्होंने क्या किया, टॉर्चर किया। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया आर्मी को कि सिचुएशन को टैकल किया जाए। और इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव टू कंट्रोल द निज़ाम्स फोर्सेज, इंडियन आर्मी वहाँ से चल पड़ती है और निज़ाम की फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए। आफ्टर अ फ्यू डे ऑफ इंटरमिटेंट फाइटिंग, कंटिन्यूस फाइटिंग, द निज़ाम सरेंडर, निज़ाम ने सरेंडर कर दिया। एंड दिस लेड टू हैदराबाद असेशन टू इंडिया, इस तरीके से हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज मणिपुर। अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, आदि से कुछ टाइम पहले, द महाराजा ऑफ मणिपुर बोधचंद्र सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, उसने भी इसको जो डॉक्यूमेंट था असेशन का उसको साइन कर दिया था। विद द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द एश्योरेंस दैट द इटर्नल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन, कि जो इटर्नल ऑटोनॉमी है, जो शासन वहीं पे राजा का ही रहेगा। बट अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, लोगों का जब प्रेशर उसके ऊपर आया, लोगों ने दबाव डाला राजा के ऊपर, महाराजा हेल्ड इलेक्शन, महाराजा ने इलेक्शन किया वहाँ पे मणिपुर में इन जून 1948 एंड द स्टेट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची, और वहाँ पे राजतंत्र स्थापित हो गया। एंड इस प्रकार से जो मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, तो ये पहला इलेक्शन, जब इंडिया की पहली स्टेट, पहला पार्ट था इंडिया का जहाँ पे ऐसा इलेक्शन हुआ था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी हुई थी। सो इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। तो यहाँ पे क्या मतलब जो बहुत से लोगों ने फेवर नहीं की इस बात की मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में कि भारत के साथ मणिपुर को मर्ज होना चाहिए। वाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड टू मर्जर, जबकि जो कांग्रेस पार्टी थी वहाँ की वो चाहती थी कि मर्ज होना चाहिए। सो अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर अपोज टू दिस, बाकी पार्टीज अगेंस्ट थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन परस्यूइंग द महाराजा इनटू साइनिंग द मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट ने क्या किया, वो सक्सेस हो गई, उनसे साइन करवा लिए गए थे विदाउट कंसल्टिंग द popularly elected legislative assembly of Manipur. So this caused a lot of anger and resentment. Resentment is unpleasure. तब से ये क्या है, वहाँ के जो लोग हैं अभी बाहर से नाराज़ हैं। एंड द रेपरक्यूशन मीन्स क्या होता है, कॉजेज, परिणाम, ऑफ विच आर स्टिल बीइंग फेल्ट, आज तक हम उस परिणाम को महसूस कर सकते हैं लोगों की नाराज़गी को। And now we shall discuss the integration of Goa and Pondicherry merged in India. Even after the independence of India, आज़ाद होने के बाद भी Goa and Pondicherry were under subjugation, वो भी अंडर थे। गोवा वॉज कंट्रोल्ड बाय पोर्चुगीज़, जो गोवा था वो पुर्तगालियों के अंडर था। एंड पोंडिचेरी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच, जो पोंडिचेरी था वो फ्रेंच लोगों के अंडर पे था। सो इन 1946 1946 में फ्रेंच
French India Nation Congress was formed in Pondicherry एंड विद द एम ऑफ हैविंग पौंडुचेरी इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया। वहाँ पे कांग्रेस सरकार बनी ये सोचते हुए कि भारत के अंदर इसको मिला दिया जाएगा। एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रेंच गवर्नमेंट टुक स्टर्न स्टेप टू सुप्रेस इट्स वॉइस बट इन 1954 जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, एक स्टर्न फर्म स्टेप्स उठाए लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए। एंड इंडिया एंड फ्रेंच साइंड अ पैक्ट, उन्होंने इंडिया और फ्रांस ने एक एग्रीमेंट साइन किया अंडर विच ऑल द फ्रेंच गवर्नड टेरिटरीज वर इंटीग्रेटेड इन इंडियन यूनियन की जितनी भी फ्रेंच गवर्नड जो टेरिटरीज थी वो सारी इंडिया में मिला ली जाएगी, भारतीय संघ में मिला ली जाएगी। टू लिबरेट गोवा फ्रॉम पोर्चुगीज डोमिनेंस, पुर्तगालियों के डोमिनेंस से आज़ाद करने के लिए उनको गोवा को ट्रिस्टाओ डे ब्रिंजा फॉर्म्ड गोवा कांग्रेस कमेटी, इन्होंने गोवा में एक कांग्रेस कमेटी बनाई 1928 में। एंड टू सुप्रेस दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट को दबाने के लिए द पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट सेंट थाउजेंड्स ऑफ पैट्रियोट, पुर्तगाल सरकार ने क्या किया, हज़ारों तादाद में देशभक्त भेज दिए, पैट्रियोट टू प्रिजन, जेल में भेज दिया वहाँ के लोगों को। एंड फाइनली ऑन 18 दिसंबर 1963 को इंडिया स्टार्टेड ऑपरेशन विजय एंड कंकर्ड गोवा ऑन द नेक्स्ट डे, भारत ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया विजय और अगले ही दिन भारत ने गोवा को जीत लिया और बाद में गोवा को भारत के अंदर शामिल कर लिया गया था। Dear students, today we have discussed the process of integration, the problems faced by Indian government. So you are requested to listen it twice and thrice to understand this topic very nicely. So thanks and have a nice day.